Hello everyone, this is Professor Ashish Kumar Nair. I welcome you all to my channel Prodigy Tutorials. So if you are new here, consider subscribing and do not forget to click the bell icon. Thank you. Let us start learning binary operator overloading topic. Now binary operator overloading topic will be making use of a class. It is a very famous class and is often asked in exams also. Name of class is distance. ये मैंने आपको जब C++ पढ़ाना शुरू किया था तब भी बोला था कि डिस्टेंस क्लास बहुत जगह यूज हुआ करेगी. तो क्लास कैसे बनती है, क्लास का स्ट्रक्चर तो बेटा ऐसे ही होता है. And I have asked you to develop habit of naming your class with capital case letters. Okay, so this is a very famous class distance, and let us see how and what data members we can add to this class. As you all know that by default everything in class remains private, but as a beginner I would suggest that you always write this qualifier private while declaring private data members. Or indentation is again important. Whatever code you write in the block, it should be shifted towards right hand side up by some spaces at least. तो यहाँ पे मैं क्या बनाता हूँ, I'll create one data field as feet and the other one let it be float type inches. So if I ask you to measure distance, the units that we can take here can be centimeter and meters also. But in most of the books, this distance class has data fields like feet and inches. तो जो किताबों में दिया है उसको उसके हिसाब से पढ़ लेते हैं ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन एज इट इज आ जाए तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं. ठीक है. नाउ इन द पब्लिक सेक्शन वी ऑल नो दैट व्हाट वी जनरली ऐड आर फंक्शंस. तो पब्लिक सेक्शन में क्या डालना चाहिए, फंक्शंस. एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज योर कंस्ट्रक्टर फंक्शन. Constructor with empty parenthesis is known as what? Default constructor. ठीक है, ये याद आई चीज, आपको कंस्ट्रक्टर पढ़ाया था. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जिसके पेरेंथेसिस खाली होते हैं. ठीक है, और उसका काम क्या है, इट्स जॉब इज टू इनिशियलाइज डेटा फील्ड्स. सो वन फील्ड दैट वी हैव हियर इज फीट. लेट अस इनिशियलाइज इट टू वैल्यू 0 and the other field that we have are inches, and I am initializing your inches to value 0.0. Fine. तो समझ में आया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, किसी को कुछ डाउट? अभी ना पढ़ते पढ़ते आपको एक ऐसी क्लास, ये आपकी क्लास इस हद तक कंप्लीट कर देंगे कि आपके पूरे सिलेबस में कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए, एक ही प्रोग्राम रटाओ, वो हर जगह लिख दो, काम चल जाएगा. ठीक है. अब ये प्रोग्राम किस चीज का हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं? वी आर हियर टू लर्न ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड दैट टू बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग. मगर आपको नहीं लगता कि इस एग्जाम्पल में वी आर यूजिंग कंस्ट्रक्टर्स, तो एग्जाम में कोई कंस्ट्रक्टर पूछ ले और आपको ये एग्जाम्पल याद रह जाए तो आप इसको वहां लिख सकते हैं, दिस कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टर्स. तो इसी एग्जाम्पल में कंस्ट्रक्टर भी आ जाएगा. अभी थोड़ी देर में देखोगे इसी एग्जाम्पल के अंदर में ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी होगी, आपका फ्रेंड फंक्शन कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा. सब कुछ एक ही प्रोग्राम में आ जाने से क्या होगा, अगर एक प्रोग्राम भी अच्छे से सीख लिया तो कम से कम एग्जाम्स में मार्क्स लाना कोई बड़ा काम नहीं लगेगा आपको. ठीक है. सो लेट अस बिल्ड अनदर कंस्ट्रक्टर. ये कंस्ट्रक्टर कैसा होना चाहिए, आई ब्रिंग इन टू वैल्यूज फ्रॉम मेन. one value I'll bring in f variable, locally created variable f, and other let it be I. तो जो कुछ f में आएगा मैं उसको किस में डालना चाहूंगा, in feet I'll put f, and in inches what will put the value of I. किसी को डाउट पूछ लेना. void show, we definitely need a function that will display the feet inches in the real world. तो काम क्या होगा इसका, its job will be to सर display the एक values. रिक्वेस्ट है सर, आप इस प्रोग्राम में ना दिस ऑपरेटर का भी एक बार आप यूज हमें करके दिखा देना सर. किस चीज का बेटा, सर दिस का. सिद्धार्थ पूछ रहे हैं क्वेश्चन. यस सर. मुझे पता था ये क्वेश्चन सिद्धार्थ ही पूछ सकता है सर, बाकी लोग तो अभी दिस सुना नहीं है ना, वो नहीं पूछेंगे. आप थोड़ा आगे भाग रहे हो. नो कोई सर, बात नहीं, कल अभी बता क्लास में देता करवाया था सर, सर ने हूं. अरे करवाया. सर ने करा दिया, वेरी गुड, ले लो. अभी दिस बता देंगे. ठीक है.
ये तो अच्छी बात है, सर ने कराया है आपको, वेरी गुड। अभी दिखाते हैं दिस का काम। INCH इंचेस इक्वल टू देन डबल कोड, और ऐसा लगा लेते हैं यहाँ पे INCHES। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट हो तो बताओ। क्लास यहाँ बंद कर देते हैं, बाकी चीजें अभी क्लास में बहुत कुछ ऐड होना है, अभी थोड़ी देर में करते हैं। जब तक इतना कुछ आ गया है उसी से काम चला के देखते हैं। सो सेव नहीं किया, कोड को सेव भी कर दीजिए, क्योंकि ये एक खराब हैबिट है कि कोड को सेव ना करें, लाइट चली जाए तो सब चला जाता है। तो वी आर लर्निंग बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो बाइनरी OP1.CPP पहला ऑपरेटर है, बाइनरी है, तो मैंने बाइनरी अंडरस्कोर OP1 इसका नाम रख दिया है, ठीक है, और ओके से सेव कर दिया। नाउ लेट अस बिल्ड द मेन फंक्शन MAIN। मेन फंक्शन की बॉडी आप सबको मालूम है, इसमें कुछ चीज़ें तो कॉमनली हम रखते ही हैं, क्योंकि हम ब्लू कंपाइलर पे काम कर रहे हैं इसलिए क्लियर स्क्रीन भी चाहिए। दूसरे नए कंपाइलर्स पे इसकी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आउटपुट अलग ही एरिया में आता है, ठीक है। चलिए क्लियर स्क्रीन लगा लिया। नाउ लेट अस बिल्ड ऑब्जेक्ट फॉर अवर क्लास। While building object, if I build my object like this and I put a semicolon, since for building my object D1 I am not passing in any value in round brackets, so which constructor will be called? The default one, क्योंकि D1 को बनाते वक्त कुछ भेजा ही नहीं है। तो अब देखो चीज क्या है, you have built in two objects inside main, D1 and D2. D1 has value 0 0, D2 has value 5 and 6. What if I wish to change the value of D1 0 0? शुरुआत में डाला था, ठीक है, मगर अभी शो करने से पहले ना मैं D1 के अंदर वैल्यू बदलना चाहता हूं। I want my D1's data to be modified. So you have two ways out. Either you design a function that will read in values for D1, or you design a function that will set value for D1. ठीक है, D1 में जो वैल्यू 0 0 आई उसको शो करने से पहले मेरी मर्जी है, मैं उस वैल्यू को बदलना चाहता हूं। तो मैंने क्या कहा, मैं क्या कर सकता हूं, या तो मैं रीडिंग का फंक्शन बना लूं। देखो यहाँ डायरेक्टली सीन तो नहीं कर सकते ना आप, यहाँ पे डायरेक्टली ये नहीं लिख पाओगे आप। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे फीट लिख दूं तो मेरे फीट रीड हो जाएंगे, ये प्राइवेट डाटा है, फीट इज डिक्लेयर्ड इन द प्राइवेट सेक्शन, यू आर नॉट सपोज टू रीड इट इन मेन। इससे एरर आएगा, ये आपको याद रखना है हर समय। तो सीन यहाँ तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो प्राइवेट पार्ट यहाँ पे एक्सेस नहीं हो सकता के लिए मैं क्या करूंगा, D1 के डाटा को रीड करने के लिए लेट अस बिल्ड अ फंक्शन रीड, and if I call this function read, it will do the job of reading. But one thing that you should remember is it's not a ready-made function. If you need it, you have to build it. अपने आप नहीं मिलेगा ये, तो यहाँ बनाना पड़ेगा ना इसको। बनाने के लिए तो बड़ी सिंपल से स्टेटमेंट डाल दो। क्या स्टेटमेंट डालेंगे हम, ऐसा स्टेटमेंट दे देंगे, बैकस्लैश n लगा के लिख देंगे, एंटर फीट एंड INCHES इंचेस। मैसेजेस क्या देने हैं वो आप मुझसे बेहतर सोच सकते हैं, अपनी मर्जी से डाल लीजिएगा। सी इन करते समय यू नीड टू सी इन व्हाट, फीट, एंड यू नीड टू सी इन इंचेस। देखो दो अलग सीन नहीं लिखने होते हैं, ये तो पता ही होगा आपको, बहुत ट्रिवियल सी बात है। सी इन फीट लिखूं फिर अगली लाइन में सी इन इंचेस लिखूं, वो भी कर सकता था मैं, मगर ऐसे भी काम हो जाता है, फीट के बाद इंचेस रीड करेगा वो, ठीक है। तो किसी को डाउट? चलो रन करके देखते हैं। सिस्टम इज आस्किंग मी टू एंटर फीट एंड इंचेस, तो क्या डालूं बोलो, 4 डाल दें, और इंचेस में क्या डाल दें, इंचेस में डाल देते हैं 8, 4 फीट 8 इंच। तो देखो दिखा रहा है कि D1 के लिए रीडिंग आपने करी है वो 4 फीट 8 इंच हो गया। D2 के लिए रीडिंग नहीं हुई, उसमें जो डिफॉल्ट वैल्यूज गई थी उससे आपका ऑब्जेक्ट अभी 5 6 दिख रहा है। तो नाउ वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, वन इज D1 विच वी हैव रेड इन, शुरुआत में वो 0 0 से बना था, बाद में उसको रीड करके चेंज कर लिया मैंने, 4 और 8 बना दिया। दूसरा ऑब्जेक्ट शुरुआत में ही 5 और 6 से बना है, उसको मैंने रीडिंग नहीं करनी चाहिए, चाहते तो आप कर सकते थे मगर करी नहीं है, ठीक है। अब 2 ऑब्जेक्ट्स तो बन गए, अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं एक तीसरा ऑब्जेक्ट और बनाता हूं, ये बनाया D3। तो D3 किससे बनेगा, मैं कुछ नहीं भेज रहा हूं इसमें, तो D3 कैसे बनेगा, D3 में क्या होगा, 0 0 होगा कि नहीं होगा, D3 डॉट शो करके देख लो,
क्योंकि कुछ भेजा नहीं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, रीडिंग आपने करी नहीं है, तो वैल्यूज क्या आएंगी? इसकी वैल्यू तो मैंने 4 और 8 वापस डाल दी, मगर D3 की कोई वैल्यूज आपने नहीं एंटर करी, तो बेटा क्या वैल्यूज उसमें हैं? बिकॉज ऑफ द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर D3 होल्ड्स वैल्यू 0 0। एम आई क्लियर ऑन दिस? इफ यस तो आगे देखते हैं। Yes. चलिए, once you are done reading D1, before displaying the data of all objects, what I want is I wish to write something like this। मैं ऐसा कुछ लिखना चाहता हूं, मैं D3 equals to D1 plus D2 लिखना चाहता हूं। What I actually want is the values available in D1 and the values available in D2 should be added up, and after adding them up an object should be manufactured with the added up values। इनकी वैल्यूज को जोड़ने के बाद एक नया ऑब्जेक्ट तैयार हो जाए जिसमें जोड़ी गई वैल्यूज पड़ी हो, वो लौट के किस में आ जाए? D3 में आ जाए, ताकि मैं D3 को शो करूं। तो 4 फीट और 8 इंच डाला था, 5 और 6 डाला था, तो 4 फीट और 5 फीट इसके 9 फीट हो जाए और 14 इंच हो जाए। कुछ ऐसा काम मैं चाहता हूं, मगर बेटा ये अभी होने वाला नहीं है। देखो एरर आ गया, कह रहा है इलीगल स्ट्रक्चर ऑपरेशन। कौन सी लाइन पे कह रहा है? लाइन नंबर 35 पे कह रहा है आपका एक प्रोग्राम है जिसका नाम है bin अंडरस्कोर OP1। ऊपर देखो bin अंडरस्कोर OP1, इसमें लाइन नंबर 35 वी हैव सम एरर। तो ये देखो नीचे लाइन नंबर 35 लिखा है और कर्सर ब्लिंक हो रहा है उस पर। कह रहा है ये लाइन जो है ना, ये कंपाइलर को समझ में नहीं आ रही है। वो कह रहा है ये तो इलीगल ऑपरेशन है, बिकॉज आपने प्लस को किसके बीच में लगा दिया? ऑब्जेक्ट्स के बीच में। और प्लस को ये काम नहीं आता है कि वो ऑब्जेक्ट्स कैसे जोड़े। प्लस डज नॉट नो हाउ टू एड अप योर यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये काम प्लस को नहीं आता, तो हम प्लस को क्या कहेंगे? प्लस जी हम आपको ये काम सिखा देते हैं। प्लस को बहुत सारे काम आते हैं, आप जानते हो, प्लस आप आज तक यूज करते रहो। वो ऐड करना जानता था, मगर उसको सिर्फ एक ही चीज तो नहीं आ रही ना, उसको ये नहीं आता कि मेरे ऑब्जेक्ट कैसे जोड़े। मैं उसको सिखा दूंगा, और ये एक्स्ट्रा काम सिखाने को ही तो हम क्या बोल रहे हैं? ओवरलोडिंग। 2 काम पहले से आते हैं, तीसरा काम मैं और सिखा रहा हूं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। ठीक है, तो ओवरलोडिंग के लिए मुझे एक फंक्शन बनाना होगा। अभी और इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब आपने ये स्टेटमेंट लिखा तो कंपाइलर ने उसका मतलब क्या समझा? कंपाइलर के लिए आपका स्टेटमेंट इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस। So whenever you write D3 equals to D1 plus D2, to compiler it means this thing। कंपाइलर आपकी लिखी गई चीज का मतलब ये समझता है, जो मैंने कमेंट्स के आगे लिखा है। कंपाइलर समझता है कि इट इज राइटिंग D3 equals to D1 डॉट ऑपरेटर। मतलब वो एक ऑपरेटर फंक्शन ढूंढता है। वो पहले क्या कोशिश करता है? वो ढूंढने जाता है ऑपरेटर प्लस नाम का फंक्शन इसको मिल जाए और वो उसे कॉल कर सके। मगर क्योंकि ये फंक्शन हमने बनाया नहीं हुआ है, इसलिए एरर आ रहा है। क्योंकि हमने ये फंक्शन नहीं बनाया हुआ, देखो एरर क्यों आ रहा है? इलीगल स्ट्रक्चर ऑपरेशन, क्योंकि उसको ये आगे ये वाला फंक्शन नहीं मिल रहा। अगर मैं ऑपरेटर प्लस फंक्शन अपनी क्लास में बना दूं तो काम सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो लेट अस बिल्ड दिस फंक्शन। नाउ व्हाट शुड बी द रिटर्न टाइप ऑफ दिस फंक्शन? ये ऑपरेटर प्लस फंक्शन जो बनेगा उसका काम है कि वो D1 उसकी कॉलिंग करेगा, D2 उसके अंदर जाएगा, D1 और D2 उसमें अवेलेबल हो जाएंगे। वो उनसे एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट को बिल्ड करके लौटाएगा ताकि वो टेम्पररी ऑब्जेक्ट D3 में जा सके। मतलब इसका रिटर्न टाइप डिस्टेंस होना चाहिए। रिटर्न टाइप फॉर अवर फंक्शन शुड बी डिस्टेंस, क्लास का टाइप होना चाहिए। क्योंकि ऑपरेटर फंक्शन जो हम बनाने जा रहे हैं, इट हैज टू एड अप 2 ऑब्जेक्ट्स। आपका देखो D1 क्या कर रहा है? D1 इज ऑन द कॉलिंग साइड। तो ऑपरेटर फंक्शन को किसने कॉल किया? D1 ने। और अंदर क्या गया? D2 अनदर ऑब्जेक्ट। तो इसके राउंड ब्रैकेट्स में क्या जाना चाहिए? इट शुड बी केपेबल ऑफ रिसीविंग सम ऑब्जेक्ट। कोई DI टाइप का नाम ले लेते हैं। और इसको करना क्या है एक्चुअली? इसको क्या करना है? इसको एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट बिल्ड करना है, डिस्टेंस टेम्प नाम का बना लेते हैं। उस टेम्पररी ऑब्जेक्ट के फीट में, टेम्प डॉट फीट के अंदर हमें क्या डालना है? D1 के फीट। कॉलिंग किसने की थी? D1 ने। नीचे देख लो फिर से, which object was involved in calling this function? D1। D1 will be involved in calling। तो D1 के फीट को यहां क्या बोलेंगे? फीट। ठीक है,
और अंदर क्या गया D2, D2 किस में पहुंचा DI में, तो D1 के फीट प्लस D2 के फीट यानी DI डॉट फीट, ऐसा लिखेंगे। सिमिलरली temp डॉट INCHES इंचेस इक्वल टू D1 इंचेस प्लस D2 यानी जिसका नाम यहाँ पे DI हो चुका है उसके इंचेस, इनको जोड़ देते हैं और यहाँ पे RETURN करके रिटर्न कर देते हैं टेम्प वेरिएबल। अब देखो छूट गया क्या, क्या छूटा, अच्छा वो ऑपरेटर तो लिखा ही नहीं, ये प्रॉब्लम थी। चलिए अनडिफाइंड सिंबल स्पेलिंग गलत है क्या कहीं, अच्छा इधर गलत है, इंचेस। So 4 and 8 was the data that we were typing in. पहला ऑब्जेक्ट 48, दूसरा ऑब्जेक्ट 56, तीसरा ऑब्जेक्ट जो तैयार हुआ वो उसकी एडेड अप वैल्यू से हुआ है 9 and 14। समझ में आई है सबको ये चीज, वर्क कर रहा है वो, मतलब जब आप लिखते हैं D3 इक्वल्स टू D1 प्लस D2 कोई एरर नहीं आता, तो राइटिंग D3 इक्वल्स टू D1 प्लस D2 इज नाउ वर्किंग, इट हैज स्टार्टेड वर्किंग नाउ। Why so? Because whenever you write D3 equals to D1 plus D2, compiler ultimately converts it into this statement. It means we are going to call operator work plus function with the help of object D1 and will be passing in the other object as an argument. तो ये बाइनरी है, बाइनरी में एक ऑब्जेक्ट कॉलिंग में लगा होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट अंदर जाएगा। और थंब रूल क्या है, जो ऑब्जेक्ट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे होता है D1 वो कॉलिंग में लगा होता है और जो राइट हैंड साइड पे बैठा होता है वो एज आर्ग्यूमेंट अंदर भेजा जाता है, ये रूल है। अगर मैं यहाँ पे उल्टा लिख दूंगा D2 और इधर लिख दूंगा D1, तो अब कॉलिंग कौन करेगा D2 और अंदर कौन जाएगा D1। एंड वी ऑल नो 2 plus 3 is 5 and 3 plus 2 is 5, it is commutative in nature, whether you use D2 for calling and pass D1 as an argument or you use D1 for calling and pass D2 as an argument, makes no difference। ठीक है, तो आप D2 प्लस D1 लिख दें या D1 प्लस D2 लिख दें, प्लस के केस में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बोथ आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स एंड बोथ विल अल्टीमेटली बी कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म एंड योर कंपाइलर विल लुक फॉर ऑपरेटर फंक्शन which you have defined here. This is our operator function. Now what this operator function is doing is, its job is to build a temporary object. The name of temporary object I have taken as temp only. Temp speed should be equal to feet of D1 plus feet of D2. We need to add them up. तो D1 के फीट को क्या बोलते हैं, फीट, क्योंकि कॉलिंग किसने की है D1 ने, तो उसके फीट को यहाँ D1 डॉट फीट नहीं बोलेंगे, सिर्फ फीट बोलेंगे। जब D1 डॉट रीड कॉल होता है, जब आप D1 डॉट रीड कॉल करते हैं तो उसके फीट को क्या D1 डॉट फीट लिखते हैं, नहीं ना, सिर्फ फीट लिखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है, कोई लाइन ऑफ कोड नहीं समझ में आ रहा तो बताओ मुझे। एनी वन ऑफ यू कैन आस्क क्वेश्चन। Students, any doubts? No sir, no doubt. No doubt. सर जी सर जी, ये सर, डिस्टेंस यहाँ ऑपरेटर पर पर डिस्टेंस DI वाला पार्ट एक बार समझा दो फिर। विच वन बेटा, सर डिस्टेंस ऑपरेटर पर डिस्टेंस। ये वाला पार्ट बता दें। हाँ देखिए जी सर। ऑपरेटर, तो जो भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है फंक्शन का नाम ऑपरेटर से ही शुरू होता है और बगल में लिखा जाता है वो ऑपरेटर जिसे ओवरलोड करना है। अब सवाल ये है कि सर लेफ्ट में डिस्टेंस क्यों लिखा और राइट में डिस्टेंस क्यों लिखा, है ना, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप मुझे बताओ कि ऑपरेटर फंक्शन जब कॉल हो रहा है नीचे तो उसके अंदर D2 भेज रहे हैं ना, D2 क्या है, कोई इंटीजर वेरिएबल है, नहीं, D2 तो एक ऑब्जेक्ट है। तो जब यहां से ऑब्जेक्ट भेजोगे तो उसको यहां रिसीव किस में करोगे, एक ऑब्जेक्ट में। तो D2 आई एम रिसीविंग इन अनदर ऑब्जेक्ट DI, तो एक तो पहुंच गया ना, DI अंदर अवेलेबल हो गया, क्योंकि इस फंक्शन की ड्यूटी क्या है, इसको दो ऑब्जेक्ट्स के डाटा को जोड़ना है, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स यहां अवेलेबल तो हो पहले, तो एक तो मैंने आर्ग्यूमेंट से भेज दिया, तो D2 किस में पहुंचा, DI में, DI के फीट यहां अवेलेबल हो गए और D1 खुद कॉलिंग में लगा हुआ था, तो D1 के फीट डायरेक्टली मिल जाते हैं। अब सवाल यह है कि इधर देखिए स्टेटमेंट में आपका D3 ऑब्जेक्ट वो किस चीज का वेट कर रहा है, वो वेट कर रहा है कि यहां से लास्ट में
यहाँ क्या लौट के आएगा, वो क्या वेट कर रहा है, इधर क्या आना चाहिए, D3 इज वेटिंग फॉर एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि D3 खुद एक ऑब्जेक्ट है, तो एक ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट को ही तो डाल सकते हैं। एक इंटीजर वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू डालते हैं, फ्लोट वेरिएबल में फ्लोट वैल्यू डालते हैं, तो ऑब्जेक्ट वेरिएबल में ऑब्जेक्ट वैल्यू ही तो डालेंगे ना। तो इधर से ये किस चीज का वेट कर रहा है कि कुछ ऑब्जेक्ट लौट के आएगा, ऑब्जेक्ट का। ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस क्यों लिखा है, क्योंकि आई नीड टू रिटर्न एन ऑब्जेक्ट, सो व्हाट शुड बी द रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप शुड बी क्लास नेम। तो इस ऑपरेटर से पहले डिस्टेंस क्यों लिखा, क्योंकि आई वांट टू रिटर्न दिस टेम्प एंड टाइप ऑफ टेम्प इज क्लास ऑब्जेक्ट, इट इज एन क्लास ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने लिखना है D4, मतलब D3 है नीचे मेन में, D4 इक्वल्स टू D3 प्लस D2, तो ये प्रोग्राम तो मतलब चलेगा नहीं। मैं एक मिनट रुको, मैं लिख रहा हूँ D4 इक्वल्स टू D3 हाँ, D3 प्लस प्लस D2। D2, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। D4 बना लेते हैं फिर एक, है ना, D4 को बना लेते हैं। लो, D4 ऑब्जेक्ट बन गया। अब आप ये लिख सकते हो D4 डॉट शो भी डाल देते हैं, बिल्कुल वर्क करेगा। ये लो, D4 डॉट शो। अब होने क्या वाला है ये ध्यान रखना, आपके D4 में क्या आएगा, D3 और D2 का टोटल। D3 में क्या आ गया था, D3 में आया था 9 फीट 14 इंच, याद रखना हमेशा। और D2 ऑलरेडी है 5 एंड 6, है ना। तो 9 में 5 जुड़ जाएंगे, 9 में 5 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 14। और जो 14 में 6 जोड़ोगे तो 20। तो कंट्रोल F9 से इसे रन करते हैं, 4 और 8 डाला, 14 20 आ गया, देखो नीचे। ओके। ठीक है, किसी को डाउट, नो सर। थोड़ा सा भी डाउट है तो जरूर बताना मुझे। अभी पता है गड़बड़ क्या हो रही है, अभी ये देखो कितना गंदा लग रहा है देखने में, 14 20, 14 फुट 20 इंच, ऐसा कभी बोलते हैं क्या लाइफ में। 14 फीट 20 इंच, 20 इंच थोड़ा ना बोलते हैं। 12 इंचेस के बाद तो फीट बढ़ जाना चाहिए ना, 12 इंच का एक फीट होता है, मतलब इसका राइट आंसर जो होना चाहिए था, इट शुड हैव बीन 15 इंच, सॉरी 15 फीट एंड 8 इंच। सही बात है कि नहीं। तो इंचेस जब भी आपके 12 से ज्यादा हो तो फीट बढ़ जाना चाहिए, और इंचेस में से 12 घट जाने चाहिए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। फीट, जब भी इंचेस वैल्यू 12 से ज्यादा हो जाए तो व्हाट वी नीड टू डू, फीट शुड बी इंक्रीमेंटेड एंड इंचेस शुड बी रिड्यूस्ड बाय 12। तो ये काम कर लेते हैं अपने कोड में। थोड़ा सा ये कोड जो इंचेस तैयार हो रहा है, इसके बाद में थोड़ा सा काम करना है आपको, यहाँ पे चेक करना है कि अगर टेम्प में आए हुए इंचेस आर ग्रेटर देन इक्वल टू 12, जिसमें 12 से बड़ी वैल्यू अवेलेबल हो, तो क्या काम करना है, ये काम करना है कि हमें फीट, सॉरी, जो टेम्प के फीट हैं, टेम्प के जो फीट हैं उनको प्लस प्लस कर दो, और जो टेम्प के इंचेस हैं, INCHES इंचेस, इसमें 12 घटा दो। ये काम करो, इससे इंचेस और फीट का एडजस्टमेंट हो जाएगा। एडजस्टमेंट होने के बाद ऑब्जेक्ट तैयार जो हुआ है उसको लौटाएंगे, तो अभी हमें बेटर आंसर नजर आएगा स्क्रीन के ऊपर। इफ आई एंटर 4 and 8, आई गेट टू सी आंसर इन राइट फॉर्म। फीट 15 और इंचेस 8 दिख रहे हैं, ना कि 14 और 20। लास्ट वाले डेटा को ध्यान से देखो, पहले आ रहा था 1420, अभी वो सही आ रहा है, 1420 नहीं बोलेंगे, इंचेस को 8 बोलेंगे और फीट को 1 बढ़ा देंगे। समझ में आ गई सबको बात, नहीं आई तो प्लीज बताओ। Hope this is clear to everyone. If you have doubt, any questions, please ask. तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग विद द हेल्प ऑफ मेंबर फंक्शन समझ में आया सबको। इस कोड को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। If you wish to take screenshot, you can please take screenshot of this. Anyway, I am recording this session and I'll share with you, तो कोई doubt नहीं है उसमें, but still if you feel like, you can take screenshot. अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए फिर इस बच्चे का भी स्क्रीनशॉट लीजिए. दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द टॉपिक. So hope you are done with this. और देखें, नई चीज देखें कुछ. स्टूडेंट्स बहुत चुपचाप बैठे रहते हो सब, है ना, कुछ बोलते ही नहीं हो. चलो एनीवे, कंट्रोल इंसर्ट. अभी क्या करते हैं, इस फंक्शन को ना डिक्लेयर करेंगे क्लास में और डिफाइन करेंगे क्लास के बाहर. वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे का पूरा फंक्शन क्लास के अंदर लिखा है, चल रहा है, आपने देख ही लिया है. मैं आपको ये भी दिखा देता हूं कि इसको डिक्लेयर क्लास में करते हैं और डिफाइन अगर बाहर करते हैं तो वो काम कैसे होगा. तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको डिफाइन बाहर करना है. तो लेट मी पेस्ट दिस कोड हियर और अंदर से इसको रिमूव कर दूंगा मैं. यहाँ से ये मैं रिमूव कर दूंगा, यहाँ से ये रिमूव हो गया. एंड में जाके ये देखो, अंदर सिर्फ डिक्लेरेशन रह गई, अंदर सिर्फ डिक्लेरेशन रह गई और डेफिनेशन बाहर आ गई. तो जब डेफिनेशन बाहर आती है तो सबसे पहले क्या आता है, रिटर्न टाइप, फिर आता है क्लास का नाम, लग जाता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. कोई डाउट? तो ये क्या है, डिक्लेयरिंग द फंक्शन इनसाइड एंड डिफाइनिंग इट आउटसाइड. मेक्स नो डिफरेंस, बोथ कोड आर सेम. इट इज अप टू यू हाउ यू विश टू राइट थिंग्स. अभी भी चल रहा है, देखो. ये बच्चा कंफ्यूज है क्या कि इतने सारे डिस्टेंस क्यों आ गए. दिस थिंग इज योर रिटर्न टाइप एंड दिस थिंग इज योर क्लास नेम. भाई फंक्शन बाहर बना रहे हो तो कैसे पता चलेगा किस क्लास का मेंबर है. वी नीड टू राइट क्लास नेम एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. Then what follows is the name of the function, the operator which we are overloading, and the argument which we feel to pass inside. So is this thing understood to all? किसी को कोई डाउट? बताओ, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो. सर इधर इस वाला पार्ट दिखाना. कौन सा पार्ट बेटा, ऊपर? यस सर. चलिए देखिए ऊपर कहाँ जाना है, बता देना, मैं रुक जाऊंगा. सर इस वाले पे. इफ, अच्छा इफ वाला पार्ट, ओके ओके ओके. ये रहा इफ. इफ में क्या किया, जब मैं आपको कहूं 5 फुट 10 इंच और 5 फुट 8 इंच, इनको जोड़ दो, तो आप मुझे क्या जवाब दोगे सर, 10 फुट 18 इंच. मैं कह रहा हूं 18 इंच बोलना ठीक नहीं होता, इंचेस जैसे ही 12 से बड़े हो जाएं उसमें से 12 घटा देना और फीट को बढ़ा देना. वो एडजस्टमेंट का लॉजिक है ये. अगर इंचेस की वैल्यू, टेम के इंचेस की वैल्यू 12 से ज्यादा हो जाए तो पहले तो फीट बढ़ा दो और इंचेस में से 12 घटा दो. सबको समझ में आया या नहीं आया? यस सर. आ गया. चलो मेरे पास एक क्वेश्चन है आपसे पूछने के लिए. अभी जरा अपनी कॉपी के ऊपर एक चीज नोट करो. कॉपी पे चीज ये नोट करनी है आपने. पहला डेटा है 5 फीट. पहला डेटा किसी ने एंटर किया 5 फीट 12 इंचेस, 5 फीट एंड 12 इंचेस. और दूसरा डेटा है 5 फीट 13 इंचेस. 5 फुट 12 इंच, 5 फुट 13 इंच, 13 इंच. इनको जरा जोड़ो, कितना होता है? 10 फीट एंड 23 इंच, है ना, 10 फुट और 23 इंच हो जाएगा. अब आपका ये लॉजिक ना काम नहीं आने वाला. ये जो इंचेस 12 वाला लॉजिक है, देखो ये गड़बड़ हो जाएगा. ऑफ कोर्स 23 जो है वो 12 से बड़ी वैल्यू है, तो आप क्या करोगे, फीट को बढ़ाओगे बेटा. तो फीट आपका जो था 10, उसको आप 11 बना दोगे और 23 में से 12 माइनस कर दोगे. स्टिल यू आर लेफ्ट विथ 11. नहीं, कितना हुआ था, 23 क्यों हुआ था, 25 हुआ ना. 12 और मैंने कितना बोला, 13 बोला था, 25 हुए थे ना. तो 25 में से 12 घट गए, उसके बाद जो बाकी रह गया वो अपने आप में 13 है, तो गड़बड़ नहीं है. सोचो, अभी भी एडजस्टमेंट इस लॉजिक से सही नहीं हो पाएगी आपकी.
होप यू वुड एग्री टू दिस थिंग। Yes. समझ में आ रहा है या नहीं? Yes, sir. यस ये सर आ ना, रहा है। तो ये अभी भी आपका वर्क नहीं करेगा, इसमें भी गड़बड़ है अभी। तो इसको ठीक, मैं तो ठीक कर ही दूंगा अभी, 1 मिनट में बता दूंगा कैसे ठीक होगा। मगर मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई स्टूडेंट अपने आप सोचे ना, ये चीज अपने आप सोचो कि अब ये लॉजिक सही नहीं काम कर रहा, तो इसको सही कैसे कराया जाए, क्या किया जाए ऐसा कि ये सही हो जाए। चलो बाद में सोचते रहना, नहीं समझ में आएगा तो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको, ठीक है? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सर बड़ी 12 मजे से से डिवाइड समझा। कर देंगे। किसने बताया? हर्ष। हर्ष, वेरी गुड। हर्ष इज अ गुड बॉय, बिल्कुल सर सही कह रहे हो हर्ष। सर वेरी गुड। इंचेस में रिमाइंडर जाएगा, उसके बाद फीट में क्वेश्चन चलो चला जाएगा। अभी बाकी लोगों को हिंट मिल गया ना हर्ष से, डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर यूज होंगे। कहाँ पे डिवीजन, कहाँ पे मॉडुलस, बाकी क्लास को सोचने देते हैं। हर्ष को समझ में आ गया, बाकी लोगों को भी आ ही जाएगा। नहीं आएगा तो मैं अगली क्लास में बता दूंगा, तब तक सोचना, क्योंकि सोचने से दिमाग तेज होता है ना। दिमाग बाहर निकाल के रगड़ के तेज होता तो पहले मैं अपना कर लेता। द मोर यू थिंक, sharp your brain becomes sharper. So I think we are done with this. इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। मेंबर फंक्शन वाले तरीके से ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम सीख रहे थे इसमें। So in this code we have seen how to overload our binary plus operator for distance class using the concept of member functions. ठीक है, और इसमें भी दो चीजें सीखी। मेंबर फंक्शन डिफाइंड इनसाइड द क्लास, ये पहला काम था। मेंबर फंक्शन डिक्लेयर्ड इनसाइड बट डिफाइंड आउटसाइड, ये दूसरा काम था। तो कुल मिला के मेंबर फंक्शन से ही काम हुआ है। अब सीखते हैं कि यही सारा काम फ्रेंड फंक्शन से कैसे होगा। इस पूरे काम को हम फ्रेंड फंक्शन से कैसे करेंगे। बट लेट अस सी दैट हाउ वी कैन ओवरलोड दिस बाइनरी प्लस ऑपरेटर यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड फंक्शंस के थ्रू ये काम कैसे होगा वो देखना है। अब एक चीज आप यहाँ ध्यान रखिएगा, सबसे पहले नीचे चलते हैं। यहाँ पे जो ये मैंने चीज लिखी है, जब हम फ्रेंड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो कंपाइलर के लिए मीनिंग थोड़ा सा बदल जाएगा। कंपाइलर कहेगा ऑपरेटर प्लस फंक्शन अगर फ्रेंड फंक्शन टेक्नोलॉजी से यूज करना चाहते हैं तो इसका मतलब वो ये समझेगा। ऐसा वो क्यों समझेगा? क्योंकि D1 डॉट ऑपरेटर जो पहले था वो D1 डॉट ऑपरेटर, मतलब डॉट वाला काम कब होता है? जब क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करना हो, तभी तो लिखते हो। D1 डॉट शो लिखा है नीचे देखो, तो शो क्या है? D1 का अपना खुद का मेंबर। मगर हम यहाँ मेंबर फंक्शन तो नहीं रहेगा ना, हमारे हमने क्या पढ़ना है? फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन किसी क्लास का मेंबर नहीं होता है, तो उसकी कॉलिंग किसी ऑब्जेक्ट से नहीं होनी है, ये ऑब्वियस सी बात है। जैसे क्लियर स्क्रीन मैंने कॉल किया, देखो लाइन नंबर 1 पे। नाउ कॉलिंग दिस क्लियर स्क्रीन फंक्शन, you can clearly see that I have not used any object for this purpose. Why so? Because clear screen is not a member of my class. वो तो एक आउटसाइड फंक्शन है। तो उसी तरीके से अब मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं? फ्रेंड फंक्शन कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड फंक्शन कॉन्सेप्ट में ऑपरेटर प्लस फंक्शन हमारी क्लास का मेंबर नहीं होगा, मगर ना होने के बावजूद इस ऑपरेटर प्लस फंक्शन को कॉल होते ही क्या काम करना है? दो ऑब्जेक्ट्स के डाटा को जोड़ना है। तो ये मुझसे दो ऑब्जेक्ट्स मांगेगा तो जरूर। जब ये मुझसे दो ऑब्जेक्ट्स मांगेगा तो दोनों ऑब्जेक्ट मुझे बतौर आर्ग्यूमेंट, दोनों ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट मुझे पास करने होंगे। सिंस दिस इज गोइंग टू बी अ फ्रेंड फंक्शन and friend functions does not belong to any specific class, they are outside functions, normal functions, and they are never called using any object. But at least this function needs to know on which objects it should work on. So I will be supplying both arguments as both objects as argument. तो दोनों ही ऑब्जेक्ट अंदर भेजने होंगे, मतलब बॉडी जो इसकी होगी वो थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाएगी। मॉडिफाई कैसे हो जाएगी? अब ये क्लास का मेंबर नहीं है तो स्कोप रेजोल्यूशन भाग जाएगा, और यहां पर जो है दो ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे अब, क्योंकि दोनों आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं। तो दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम हम ले लेते हैं DIS TNC डिस्टेंस DJ, एक DI और एक DJ। D1 किस में आ जाएगा? DI में। तो ये जो फीट हैं अब वो किसके फीट रह जाएंगे? ये हो जाएंगे DI के फीट, और ये किसके फीट्स हो जाएंगे? DJ के फीट्स। Similarly here also we'll write DI dot inches and DJ dot inches। इतना सा काम करना है। दोनों ऑब्जेक्ट्स आ गए अंदर, रिटर्न टाइप तो इसका अभी भी वही रहेगा, क्लास नेम। और ये क्या हो जाएगा? जो अंदर डिक्लेरेशन है उसमें चेंजेस आ जाएंगे।
रिटर्न टाइप तो इसका अभी भी डिस्टेंस ही रहेगा। एक चीज यहाँ पे FRIEND फ्रेंड कीवर्ड आ जाएगा आपका। रिटर्न टाइप इसका डिस्टेंस है, नाम इसका ऑपरेटर प्लस है, और इसके अंदर भेजे कितने आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं? 2 आर्ग्यूमेंट्स अंदर भेजे जाते हैं। ठीक है, अभी देखो, रन करो कोड को। अब डाल दो 4-8। अरे क्या डाल दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? रन हो रहा है ना कोड? देखो फ्रेंड फंक्शन कॉन्सेप्ट से भी रन हो गया एंड वी आर गेटिंग राइट आंसर। 48 feet 8 inches, 5 feet 6 inches. So 48 and 5 when added up we get 54, and when we add 8 and 6 we get 14. वो 14 53 आया था तो 14 एडजस्ट हो गया था उसमें। किसी को डाउट है यहाँ पे लॉजिक में? कॉन्सेप्ट इज सिंपल। फ्रेंड फंक्शन एक आउटसाइड फंक्शन होता है, ये रहा वो। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं। दिस इज माय फ्रेंड फंक्शन नाउ। इट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड माय क्लास एज अ फ्रेंड। इसका जो पहली वाली लाइन है उसको ध्यान से देखो, फंक्शन का हेडर जो है, दिस थिंग। एक मिनट रुकिए, ये जो पहली लाइन है इसको ध्यान से देखो। यही लाइन ऊपर कॉपी पेस्ट होके क्लास के अंदर लिखी है, और शुरुआत में क्या लगा दिया मैंने? फ्रेंड कीवर्ड। मेरी क्लास ने इसको अपना दोस्त बना लिया। अब मेरी क्लास इसको अपना दोस्त बना लेगी तो ये फंक्शन की बॉडी के अंदर जब मैं di.feet लिखूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी क्लास का फ्रेंड है और प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो आई कैन ऑलवेज राइट इनसाइड दिस, इनसाइड द बॉडी di.feet एंड dj.feet, इट विल वर्क। चलो, तो हमने बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग सीख लिया बेटा, फ्रेंड से, फ्रेंड वाले तरीके से भी और मेंबर फंक्शन के तरीके से भी सीख लिया।